then we'll move on. Okay, so let me maximize the screen. So आज हम पढ़ेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड के बेनिफिट्स क्या है और क्लाउड सर्विस टाइप्स क्या है। ठीक है, सो अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इज अ डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज। हमको किसी और के डेटा सेंटर के थ्रू हमको सर्विसेज मिलती है, सो दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। हमको कैसे मिलती है, ओवर द इंटरनेट, राइट। सो क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज। सो कंप्यूटिंग सर्विसेज में क्या आता है, चाहे वो कंप्यूटर रिसोर्सेस हो, जैसे वर्चुअल मशीन हो गया, रैम, सीपीयू एक्सेट्रा, स्टोरेज हो गया, हार्ड ड्राइव है या फाइल सर्वर है, कोई सर्वर बना रहे हो आप, ठीक है। नेटवर्क मिल गया हमको, वर्चुअल नेटवर्क मिलता है जिससे आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बनाए हैं क्लाउड में, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकती है, या आपका ऑन प्रेम सर्वर है, वो मशीन क्लाउड की मशीन के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। सो दैट इज कंप्यूटिंग सर्विसेज। वो वहां पे हमारा नेटवर्क पिक्चर में आता है। सो is a delivery of computing services over the internet, which enables faster innovation, flexible resources, and economics of scale. अभी क्लाउड कंप्यूटिंग में एक माइक्रोसॉफ्ट का टर्मिनोलॉजी है, शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। ये शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल गूगल क्लाउड का अलग रहेगा, AWS का अलग रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट का अलग रहेगा। तो यहाँ पे यानी लेकिन शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल सबका, सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का रहेगा। तो शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल का क्या मतलब है भाई, एज अ कस्टमर आप क्या मैनेज करोगे, एज अ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर माइक्रोसॉफ्ट क्या मैनेज करेगा, और मतलब कुछ सर्विसेज कंप्लीटली माइक्रोसॉफ्ट ही मैनेज करेगा, कुछ सर्विसेज कस्टमर ही मैनेज करेगा, और कुछ सर्विसेज ऐसी होगी कि कस्टमर पार्शियली मैनेज करेगा, पार्शियली माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करेगा। सो अगर हम अजूर का क्लाउड शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल समझे, ठीक है। सो अजूर में क्लाउड शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल में हम देखें तो हम क्लाउड को तीन कैटेगराइज में या तीन टाइप ऑफ सर्विस डिलीवरी में कैटेगराइज करते हैं। सो फर्स्ट है हमारा IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सो ये तीन क्या है हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे, ठीक है। और ऑन प्रेम यानी हमारा अगर खुद का डेटा सेंटर है, उसमें हमने सर्वर्स लगाए हैं, तो वो हमको ही मैनेज करना है, राइट। सो अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे जो डार्क ब्लू है दैट इज कस्टमर इज मैनेजिंग, स्काई ब्लू कलर है वो माइक्रोसॉफ्ट मैनेज कर रहा है, और अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है तो शेयर्ड है, यानी वो कुछ सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट मैनेज कर रहा है, कुछ कस्टमर मैनेज कर रहा है। तो अगर ऑन प्रेम की बात करें तो ऑन प्रेम में सब कुछ कस्टमर को मैनेज करना है। क्या क्या है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ठीक है। सो फिजिकल डेटा सेंटर हो गया, फिजिकल नेटवर्क हो गया, फिजिकल बॉक्सेस हो गए, हार्डवेयर बॉक्सेस, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, नेटवर्क कंट्रोल हो गया, एप्लीकेशन हो गया, आइडेंटिटी एंड डायरेक्टरी मैनेजमेंट मतलब यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट हो गया, अकाउंट्स एंड आइडेंटिटीज, डिवाइसेस हो गए, चाहे वो मोबाइल डिवाइसेस हो, पीसीस हो एक्सेट्रा, और इंफॉर्मेशन एंड डेटा को भी कस्टमर को ही मैनेज करना है। लेकिन अगर वो क्लाउड मॉडल में जाता है तो क्लाउड मॉडल में हमारे पास तीन सर्विस डिलीवरी मॉडल्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कस्टमर को मैनेज करना है और ये माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करेगा। माइक्रोसॉफ्ट क्या मैनेज करेगा, फिजिकल डेटा सेंटर माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करने वाला है, फिजिकल नेटवर्क भी माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करेगा, और फिजिकल सर्वर बॉक्सेस, फिजिकल होस्ट भी माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में। लेकिन यही हम प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करने वाला है, और जो ये सर्विसेज है ये भी माइक्रोसॉफ्ट पार्शियली मैनेज करने वाला है। जैसे नेटवर्क कंट्रोल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करने करेगा एक लेवल तक, एप्लीकेशंस माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करेगा एक लेवल तक। मतलब कैसे, फॉर एग्जांपल आप अजूर फंक्शंस यूज कर रहे हो तो अजूर फंक्शंस क्या है, सो अजूर फंक्शंस है सर्वरलेस कंप्यूटिंग, यानी बिना सर्वर डिप्लॉय किए आप कोई भी एप्लीकेशन उस पे होस्ट कर सकते हो,
अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर माइक्रोसॉफ्ट स्पिन कर देगा, मतलब कॉन्फ़िगर कर देगा और आपका एप्लीकेशन लाइव हो जाएगा। सो अंडरलाइंग एनवायरनमेंट एप्लीकेशन का जैसे सी शार्प में एप्लीकेशन बनी हुई है, जावा में बनी हुई है, पाइथन में बनी हुई है, वो सारा एप्लीकेशन का जो ओएस लेवल का पार्ट है एप्लीकेशन का, वो माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करेगा। कोडिंग लेवल का पार्ट आपको मैनेज करना है। ठीक है? सो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। आइडेंटिटी एंड डायरेक्टरी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो जैसे आप कोई एप्लीकेशन में यूजर कॉन्फ़िगर कर रहे हो, तो यूजर कहाँ से आ रहा है भाई? अज़ूर एडी से आ रहा है। तो अज़ूर एडी कौन मैनेज कर रहा है? माइक्रोसॉफ्ट मैनेज कर रहा है, लेकिन उसके अंदर जो आइडेंटिटीज बना रहे हो, यूजर बना रहे हो, ग्रुप बना रहे हो, वो आप मैनेज कर रहे हो। लेकिन उसके पीछे जो बैकग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, उसका मैनेजमेंट है आइडेंटिटीज का, वो अज़ूर एडी में वो माइक्रोसॉफ्ट मैनेज कर रहा है। सो और यही हम अगर बात करें सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस की, तो सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस में लेट मी क्लियर द स्क्रीन। सो जस्ट अ सेकंड। सो अगर यही हम सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस में बात करें, सो ये पूरा माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करने वाला है उसमें। क्यों? क्योंकि हमको प्लेटफ़ॉर्म लाके दे देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफ़िस 365, तो ऑफ़िस 365 हमारा सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने अपना सॉफ्टवेयर दे दिया है। उसमें वर्ड भी आ गया, एक्सेल एक्सेल भी आ गया, पावर पॉइंट भी आ गया, वन ड्राइव भी आ गया, टीम्स भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो अंडरलाइंग सब कुछ माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करेगा। आप क्या मैनेज करोगे? भाई डेटा आप मैनेज करोगे, उस कौन से डिवाइसेस पे कॉन्फ़िगर करने वाला है, पीसी पे, मोबाइल पे, वो डिवाइसेस आप मैनेज करोगे। अकाउंट्स एंड आइडेंटिटीज आप मैनेज करोगे, और आइडेंटिटी एंड डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन पार्शियली आप मैनेज करोगे, पार्शियली माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करेगा। सो ये माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर का शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी मॉडल है। अभी जब क्लाउड सर्विसेज डिलीवर होती है, तो 3 टाइप के क्लाउड सर्विसेज डिफाइंड होती है, मतलब 3 टाइप के डिलीवरी मॉडल्स होते हैं। सो फर्स्ट है हमारा प्राइवेट क्लाउड। सो प्राइवेट क्लाउड क्या है? भई आपका खुद का डेटा सेंटर है, यूज़र रोमिंग में है, कहीं पे भी बैठा है, तो आपके प्राइवेट क्लाउड से कनेक्ट करेगा और सर्वर्स आपके खुद के डेटा सेंटर में रहेंगे और उसे एक्सेस करेगा प्राइवेट क्लाउड के थ्रू, राइट? सो ऑर्गनाइजेशंस क्रिएट अ क्लाउड एनवायरनमेंट इन their data center. Organization is responsible for operating the services what they are providing. यानी ऑर्गेनाइजेशन खुद का डेटा सेंटर बना देता है जो क्लाउड के थ्रू एक्सेसिबल है वाया इंटरनेट। दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ही रिस्पॉन्सिबल है सारा सर्विस ऑपरेशन के लिए, और डज नॉट प्रोवाइड एक्सेस टू यूजर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी और यूजर को जो उसके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है एक्सेस प्रोवाइड नहीं करने वाला है। यही अगर हम पब्लिक क्लाउड की बात करें तो थोड़ा सा रिवर्स है। Public cloud is owned by cloud services or hosting provider, for example, Microsoft, AWS, that is Amazon, and Google. These are the three prominent cloud service providers. So, जो सर्विस प्रोवाइडर्स है वो क्या करते हैं? रिसोर्सेस और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस को और मल्टीपल यूजर्स को। यानी ऐसा नहीं है कि भाई कोई अदानी ग्रुप का बंदा आ रहा है और क्लाउड को एक्सेस कर रहा है, तो अदानी ग्रुप का जो कॉम्पिटिटर है उसको भी एक्सेस नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी आके एक्सेस कर सकता है, इसलिए हम उसको पब्लिक क्लाउड बोलते हैं। और ये एक्सेस कैसा होता है? एक्सेस वाया सिक्योर नेटवर्क कनेक्शन, टिपिकली ओवर द इंटरनेट, लेकिन कनेक्शन सिक्योर होता है। माइक्रोसॉफ्ट ध्यान रखता है कि जो भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो सिक्योर है। हाँ, खुद के कंप्यूटर का आपको केयर करना है भाई, खुद के कंप्यूटर पे ही हैक करने डेरा जमा के बैठा है, तो आपका अकाउंट, पासवर्ड सब उसके पास जा सकता है। ठीक है? थर्ड डिलीवरी मॉडल है हमारा हाइब्रिड मॉडल है, जो कॉम्बिनेशन है हमारे पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड का, उसे हम हाइब्रिड क्लाउड बोलते हैं। सो इट कंबाइंस पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड्स टू अलाउ एप्लीकेशंस टू रन इन द मोस्ट एप्रोप्रिएट लोकेशन। तो अगर हम तीनों मॉडल की कंपैरिजन करें, ठीक है, सो पब्लिक क्लाउड के क्या फायदे हैं या उसके क्या फीचर्स हैं? तो एक तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है स्केल अप करने के लिए। एप्लीकेशंस आप चुटकियों में प्रोविज़न कर सकते हो और डीप्रोविज़न कर सकते हो, और
आप उतना ही पैसा दोगे जितना आप यूज़ करोगे। भई आपने 10 घंटा एप्लीकेशन यूज़ कर दिया, फिर उसके बाद डिलीट कर दिया, तो 10 घंटे का ही पैसा लगेगा। लेकिन प्राइवेट क्लाउड में नहीं है, प्राइवेट क्लाउड में भाई आप वेंडर को फ़ोन करोगे, भाई कोटेशन भेज या ईमेल डाला है, मुझे इस कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर का कोटेशन भेज, कोटेशन आएगा, नेगोशिएशन होगा, बजट अप्रूव होगा, पीओ रिलीज़ होगा, डिलीवरी होगा उसका 1 वीक में, 2 वीक्स में, 6 वीक्स में, डिलीवरी होने के बाद असेंबल होगा, असेंबलिंग होने के बाद केबलिंग होगा, ठीक है? असेंबलिंग मीन्स रैक में असेंबल होगा, माउंटिंग होगा, ठीक है? फिर केबलिंग रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसके बाद आप ओएस डिप्लॉय करोगे, ओएस डिप्लॉय करने के बाद एप्लीकेशन का कॉन्फ़िगरेशन करोगे, उसके बाद जब आपका एप्लीकेशन लाइव होगा, ठीक है? प्राइवेट क्लाउड में। सो इसमें क्या है, हार्डवेयर मस्ट बी परचेज्ड फॉर स्टार्टअप एंड मेंटेनेंस, ऑर्गेनाइजेशंस हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज एंड सिक्योरिटी, and organizations are responsible for hardware maintenance and hardware updates। ठीक है, मतलब प्राइवेट क्लाउड में ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है भाई हार्डवेयर में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है उसे मेंटेन करने का, फिर और ओएस अपग्रेड करना है, हार्डवेयर अपग्रेड करना है, या एप्लीकेशन अपग्रेड करना है, एंटीवायरस अपग्रेड करना है, कुछ भी अपडेट्स अपग्रेड्स का सारा ऑर्गेनाइजेशन का हेडेक है। पर पब्लिक क्लाउड में सर्विस प्रोवाइडर इसका टेक केयर कर लेता है। अगर अभी हाइब्रिड क्लाउड की बात करें तो हाइब्रिड क्लाउड इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल, इट प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशंस डिटरमाइन वेयर टू रन एप्लीकेशन। अगर आपने हाइब्रिड क्लाउड सेटअप करके रखा है तो आप डिसाइड कर सकते हो भाई एप्लीकेशन मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में रन करूंगा तो सस्ता पड़ेगा या क्लाउड में रन करूंगा तो सस्ता पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास कंट्रोल रहेगा सिक्योरिटी का, कंप्लायंस का और लीगल रिक्वायरमेंट्स का भी। ठीक है, आप चाहते हो कि आपका डेटा आपके पास ही रहे, लेकिन एप्लीकेशन क्लाउड में होस्टेड हो, वो भी पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल है। उसके बाद हमारे पास कैपेक्स वर्सेस ओपेक्स है, यानी जब भी हम कोई क्लाउड डिलीवरी मॉडल सेटअप करते हैं, चाहे वो क्लाउड मॉडल पब्लिक क्लाउड हो, प्राइवेट क्लाउड हो या हाइब्रिड क्लाउड हो। ठीक है, प्राइवेट क्लाउड यानी खुद का डेटा सेंटर, एज सिंपल एज दैट, जो आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हो। तो उसमें हमारे पास 2 टाइप के एक्सपेंसेस आते हैं। एक आते हैं आप वन टाइम इन्वेस्ट करोगे अपफ्रंट, उसे हम कैपेक्स एक्सपेंडिचर बोलते हैं या कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, राइट? सो द अपफ्रंट स्पेंडिंग ऑफ मनी ऑन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसे हम कैपेक्स बोलते हैं। कैपेक्स का कॉस्ट वैल्यू देता है ओवर अ टाइम, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपने आज सर्वर लिया, आज ही उसका यूटिलाइज़ेशन या उसका वैल्यू आपको मिल जाएगा। भाई सर्वर तो 5 साल चलेगा, मैं आज पैसा लगा रहा हूँ, लेकिन उसका लाइफ साइकिल तो 5 साल का है, 7 साल का है, तो मुझे 5-7 साल तक वो वैल्यू देने वाला है, वो उसका यूटिलाइज़ेशन होने वाला है। लेकिन इंटरनेट है, इंटरनेट मैंने 1 महीने का पैसा दिया तो 1 महीने में कहीं वो यूटिलाइज़ेशन खत्म हो गया, उसका वैल्यू खत्म हो गया, नेक्स्ट मंथ के लिए फिर से मुझे पैसा देना है, फिर से सर्विस लेनी है। वो हम ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर में डालते हैं, ठीक है? सो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर क्या है? स्पेंड ऑन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एज़ नीडेड। जैसे ज़रूरत है मेरा, जैसे डिमांड है, वैसे मैं यूज़ करता जाऊँगा, ठीक है? फ्यूचर में वो मुझे कोई बेनिफिट नहीं देगा। आज इंटरनेट मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि आज मैं इंटरनेट यूज़ कर लूँगा यानी मुझे कल इंटरनेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे काम के लिए। कल भी मुझे इंटरनेट लगेगा ही लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी ही लगेगी, ठीक है? पियून ऑफ़िस में लगेगा ही लगेगा, ठीक है? सो वो सारे हमारे एक्स ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर में आते हैं, जिसे हम ओपेक्स बोलते हैं। सो दे गेट बिल्ड इमीडिएटली, ये इमीडिएटली बिल्ड हो जाते हैं और हमें इमीडिएटली पेमेंट करना पड़ता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने बिल रेज़ किया, पेमेंट कर दिया, लेकिन उसका यूटिलाइज़ेशन हमको आने वाले सालों तक मिलता रहेगा, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास कंज़म्पशन बेस्ड मॉडल है, तो क्लाउड जो है हमारा पब्लिक क्लाउड, वो कंज़म्पशन बेस्ड मॉडल है। मतलब क्या है? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स ऑपरेट ऑन अ कंज़म्पशन बेस्ड मॉडल, व्हिच मीन्स, क्या मतलब है? The end users only pay for the resources they use। मतलब कंजम्पशन बेस्ड मॉडल क्या होता है? आप उतना ही पैसा दोगे जितना आप यूज़ करोगे, उसके अलावा का पैसा नहीं देना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक मशीन लिया है, वर्चुअल मशीन, भई आपने लेके ऑफ करके छोड़ दिया है 2 महीने तक। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पैसा नहीं लगेगा, आपको
स्टोरेज का पैसा लगेगा, पब्लिक आईपी का पैसा लगेगा। आप मशीन यूज नहीं कर रहे हो तो मशीन यूज करने का पैसा नहीं लगेगा, लेकिन आपने मशीन के साथ पब्लिक आईपी लेके रखा है, हार्ड ड्राइव लेके रखा है जो उसके साथ अटैच्ड है, तो उसका तो पैसा लगना ही लगना है, चाहे आप यूज करो कि नहीं यूज करो। यानी कुछ सर्विसेज हमारी ऐसी होती है क्लाउड में कि आप यूज करोगे नहीं यूज करोगे वो पैसा लगता रहेगा। कुछ सर्विसेज होती है कि यूज करने पे ही पैसा लगेगा। तो हमको डिसाइड करना होता है कि भाई कोई भी रिसोर्स आइडल नहीं पड़ा रहे। अगर आइडल पड़ा है या तो उसे डिलीट कर दो, या तो आपको प्रिपरेशन रखना है कि भाई उसका पैसा लगेगा। राइट, वॉट एवर दे यूज इज वॉट दे पे फॉर। बेटर कॉस्ट प्रोडिक्शन मिलता है हमको। हम एनालाइज कर सकते हैं भाई मेरा आने वाले महीने का पैसा कितना लगेगा, बिल कितना जनरेट होगा। तो मैं आज देख सकता हूँ भाई, समझो आज 3 तारीख है तो मुझे फोरकास्ट दिखा देगा, 15 तारीख को मुझे फोरकास्ट दिखा देगा भाई इतना बिल जनरेट हो सकता है आपका। ठीक है। प्राइसेस फॉर इंडिविजुअल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। आपको यहाँ पे पैसा देना है हर एक इंडिविजुअल रिसोर्स के लिए और हर एक इंडिविजुअल सर्विस के लिए। जैसे हार्ड ड्राइव एक रिसोर्स है, पब्लिक आईपी एक सर्विस है। हमको एक आईपी देगा पब्लिक आईपी वर्चुअल मशीन एक्सेस करने के लिए, तो भी वर्चुअल मशीन आपने ऑफ करके रखी है, लेकिन पब्लिक आईपी उसके साथ जो सर्विस लेके रखी है तो उसका तो पैसा लगना है। ठीक है। जैसे हार्ड ड्राइव है, ओएस का हार्ड ड्राइव लेके रखा है वर्चुअल मशीन में अटैच्ड है, भले वो साथ में अटैच्ड है, लेकिन वो रिसोर्स तो एक्चुअली अलग है। वो मशीन मेरा अलग है, मशीन में जो हार्ड ड्राइव लगा है वो अलग है रिसोर्स। तो आप मशीन यूज करने का पैसा नहीं दोगे, आप मशीन यूज नहीं कर रहे हो, लेकिन हार्ड ड्राइव उसमें जो लगा है वो तो आपने लेके रखा है रेंट पे। ठीक है, तो उसका तो पैसा लगना ही लगना है। सो बिलिंग इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल यूसेज। जितना यूज करोगे उसका उतना पैसा लगेगा। तो अभी हमको क्लाउड क्यों यूज करना है, तो अभी हम जानेंगे क्लाउड के बेनिफिट क्या है, क्या फायदा है क्लाउड यूज करने का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या मिलता है, हाई अवेलेबिलिटी मिलती है, स्केलेबिलिटी मिलती है। ठीक है। अभी हाई अवेलेबिलिटी और स्केलेबिलिटी क्या है, तो हाई अवेलेबिलिटी यानी भाई मेरा सर्विस कभी भी डाउन नहीं होगा। ठीक है। उसके अलावा ये तो मेरा रिलायबिलिटी हुआ, मेरा सर्विस कभी भी डाउन नहीं होगा। लेकिन समझो मैंने एक वर्चुअल मशीन बना के रखा है, इसमें मैंने वर्चुअल मशीन बना के रखा है क्लाउड में। ठीक है। लेकिन ये समझो इस वर्चुअल मशीन पे ये वेब सर्वर है और इस पे लोड आ गया तो ये तो मशीन बैठ जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट बोलता है भाई मैं आप मेरे से तो आपने वर्चुअल मशीन लिया है, मेरी सर्विस तो चल रही है, तो मेरे सर्विस का इशू नहीं है। यानी मैं आपको रिलायबिलिटी दे रहा हूँ कि मेरी सर्विस चलती रहेगी। ठीक है। लेकिन आपको अपना वीएम का लोड बैलेंस करना है तो आप एक और वीएम स्पिन करो और लोड डिवाइड करके रखो, तो उसे हम हाई अवेलेबिलिटी बोलते हैं। एक मशीन डाउन हुआ तो दूसरा मशीन होना चाहिए सर्व करने के लिए, सो दैट इज हाई अवेलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी, तो मैं कभी भी समझो मेरा अभी एक वीएम लिया है मैंने, जिसको कॉन्फ़िगरेशन दिया है 4 कोर वर्चुअल सीपीयू और 32 जीबी रैम। तो कल उठ के मैं बोलता हूँ यार मेरे को तो 32 जीबी रैम बहुत स्लो पड़ रहा है, मुझे 64 जीबी रैम चाहिए और 8 कोर सीपीयू चाहिए, 8 कोर सीपीयू चाहिए। तो अगर फिजिकल बॉक्स होता मेरे पास, फिजिकल सर्वर मेरे खुद के डेटा सेंटर में, तो क्या मैं इमीडिएटली उसको 4 कोर से 8 कोर सीपीयू और 32 जीबी से 64 जीबी रैम कर सकता हूँ क्या? पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? फिर हम भगीरथ जी का एक्सपर्ट लेंगे। यस भगीरथ, पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? ओह, भगीरथ मीटिंग में नहीं है, तो भाविक से पूछते हैं हम। इन प्रीमाइसेस सर्वर्स की बात कर रहे हैं कि क्लाउड की बात कर रहे हैं आप? इन प्रेमाइस, ऑन प्रेमाइस की। कर सकते हैं ना सर, उसमें हार्डवेयर ही तो चेंज करना है। हाँ, तो आप आपके पास 32 जीबी का रैम स्पेयर रैम पड़ा ही रहेगा, प्रोसेसर पड़ा ही रहेगा सर्वर को सर्वर क्लास का स्पेयर में। स्पेयर में मतलब अगर हमारे पास मेरे तो पड़ा रहता है, अगर नहीं है तो हम लोग मंगाते हैं सर। ठीक है, नहीं और रहेगा ना, तो थोड़ी ना होगा। हाँ, नहीं है मैक्सिमम तो केसेस में सर्वर क्लास नहीं का होता। सर्वर क्लास का प्रोसेसर और रैम आप कभी भी स्पेयर में नहीं रखोगे, स्टैंड बाय में होगा, कुछ माल फंक्शन होता है तो। बाकी स्पेयर में नहीं होगा कि आपको अपग्रेड करना है तो आपको अभी लगा देना है, और डाउन टाइम लगेगा। प्लस कितना डाउन टाइम लगेगा, कम से कम 1 घंटे का डाउन टाइम लगेगा, नहीं लगेगा? हम्म, हाँ मतलब लगेगा इतना तो।
रैम चेंज डाउन करने टाइम के लिए इतना नहीं लगेगा। प्रोसेसर और प्रोसेसर आपके पास प्रोसेसर सेम के लिए टाइम लगेगा। Xeon फैमिली का सीपीयू आपके पास पैर में पड़ा ही होगा क्या, सर्वर क्लास प्रोसेसर, ठीक है। नहीं सर, एंड इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में सीपीयू या रैम सर्वर क्लास की स्पेयर में नहीं होती है हमारे पास। नहीं होता है, राइट। सर्वर स्पेयर में पड़ा हो सकता है, रैम और सीपीयू स्पेयर में कभी भी नहीं पड़े होंगे, ठीक है। मैंने एक पुराना सर्वर है वो स्पेयर में रखा है भाई, मेरा प्राइमरी सर्वर डाउन होगा तो मैं पुराना वाले सर्वर पे सर्विसेज टेम्पररी चला लूंगा, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं 32 GB रैम स्पैन में रख दी सर्वर क्लास की। डेस्कटॉप क्लास की समझ में आती है भाई, डेस्कटॉप की कॉस्ट बहुत छोटी होती है। अगर मुझे 32 GB रैम चाहिए सर्वर क्लास की तो 50,000 रुपए की या 40,000 रुपए की तो रैम आ जाएगी मेरी, ठीक है। अगर मैं सीपीयू बोलता हूँ जियोन क्लास का मुझे सीपीयू चाहिए सर्वर क्लास का 4 कोर सीपीयू, तो कम से कम लाख रुपए का सीपीयू आ जाएगा मेरा यहाँ 80,000 रुपीज का। तो ये तो हम स्पैर में रखेंगे नहीं क्योंकि वारंटी चली जाएगी हमारी, ठीक है। और समझो अगर ये तो एक सर्वर का हुआ, अगर मेरे पास 3 जनरेशन के डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स है, यहाँ 3 कॉन्फ़िगर डिफरेंट डिफरेंट, कोई Xeon E5 प्रोसेसर है, कोई Xeon E3 प्रोसेसर का सर्वर है, कोई Xeon E2 का सर्वर है, तो तीनों के लिए थोड़ी मैं स्पेयर में रखा रहूंगा प्रोसेसर या रैम। अगर मुझे अपग्रेड करना है तो मैं क्या करूंगा भाई, अच्छा मुझे इस सर्वर को अपग्रेड करना है, ठीक है, वेंडर को कोटेशन भेजो, फिर वो लेंदी प्रोसेस 6 to 8 वीक्स वाला या 6 to 12 वीक्स वाला प्रोसेस चालू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्लाउड में क्या है, हमारे पास स्केलेबिलिटी है, मतलब विद इन 10 to 60 सेकंड्स, 10 सेकंड से 60 सेकंड यानी 1 मिनट के अंदर अंदर मैं इसको 4 कोर सीपीयू से और 32 GB से 64 GB रैम में अपग्रेड कर सकता हूँ। मेरा सर्विसेज इम्पैक्ट होगा सिर्फ कपल ऑफ सेकंड्स के लिए, मशीन भी टर्न ऑफ नहीं होगा, शट डाउन नहीं होगा मशीन। मैं स्केल कर सकता हूँ, साइज चेंज कर सकता हूँ, डाउनग्रेड भी कर सकता हूँ, अपग्रेड भी कर सकता हूँ, लेकिन फिजिकल बॉक्सेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है हमारे पास, ठीक है। प्रिडिक्टेबिलिटी, हमें प्रिडिक्टेबिलिटी मिलती है। प्रिडिक्टेबिलिटी क्या है भाई, मुझे पता चलेगा भाई मेरा प्रिडिक्शन क्या है, इस महीने का मेरा कौन सा सर्विस लगने वाला है, कितना कॉस्ट आने वाला है, वगैरह वगैरह ही हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है। हाई अवेलेबिलिटी है, स्केलेबिलिटी है, प्रिडिक्टेबिलिटी है, ठीक है, इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी क्या है, तो स्केलेबिलिटी क्या है भाई, मैं कभी भी नया सर्वर अपग्रेड कर सकता हूँ या नया कॉन्फ़िगरेशन हाई कर सकता हूँ। इलास्टिसिटी क्या है, तो ये मैं ऑटोमेशन में भी डाल सकता हूँ भाई, ये मैनुअल भी हो सकता है, ऑटोमेटेड भी। समझो फॉर एग्जांपल मैंने एक वेब सर्वर बना के रखा है 32 GB रैम वाला और 4 वर्चुअल सीपीयू वाला। भाई मुझे लगता है अभी नवरात्रि आने वाली है, तो मेरे 32 GB रैम तो इनफ नहीं होगा, हो सकता है मेरा लोड 128 GB तक जाए। लेकिन यार 120 GB का मैं मशीन लेके रख दूंगा तो मेरा पैसा बहुत लग जाएगा। ये 4 महीनों का ही, अभी तो नवरात्रि में 4 महीना देर है, 3 महीना देर है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी कॉन्फ़िगर करके रख सकता हूँ। तो भाई मैं बोलूँगा बेस कॉन्फ़िगरेशन मुझे 32 जीबी चाहिए। लेकिन अगर मेरे सर्वर पे लोड आता है तो ग्रेजुअली स्लोली वो 128 जीबी तक जा सकता है मैक्सिमम। लेकिन लोड नहीं है तो वो वापस 32 जीबी पे आ जाएगा। वापस वो 32 जीबी पे आ जाएगा। यानी वो इलास्टिक की तरह बड़ा होके वापस श्रिंक हो सकता है। सो दैट इज इलास्टिसिटी। रिलायबिलिटी है ही हमारे पास, मैनेजेबिलिटी हमको मिलती है हमारे रिसोर्सेज के लिए, सिक्योरिटी मिलती है और गवर्नेंस। गवर्नेंस यानी हमको मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स वगैरह सब मिल सकती है हर चीज की। नो डाउट कुछ बेसिक मॉनिटरिंग फ्री होता है, डिटेल मॉनिटरिंग के पैसे लगेंगे हमारे। अभी हम चलते हैं क्लाउड सर्विस टाइप्स पे। सर्विस मॉडल्स कौन से हमारे, तो 3 सर्विस मॉडल्स हैं हमारे पास, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इन 3 फॉर्मेट में ही आप क्लाउड के थ्रू सर्विसेज ले सकते हो। भाई तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में हम सर्विस को रेंट करते हैं, सर्वर्स को रेंट करते हैं, चाहे वो वर्चुअल मशीन हो गई, स्टोरेज हो गया हमारा, नेटवर्क हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये सारी चीजें हम रेंट करते हैं, ठीक है।
दिस इज नोन एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। मतलब मेरे पास सर्वर एंड स्टोरेज रेंट कर सकता हूँ मैं, नेटवर्क्स, फायरवॉल, सिक्योरिटी, मैं फिजिकल सर्वर भी ले सकता हूँ, फिजिकल लोकेशन में भी रैक स्पेस भी हायर कर सकता हूँ, वो भी पॉसिबल है। तो भाई प्लेटफॉर्म एंड सर्विस में क्या फ़र्क है? तो प्लेटफॉर्म सर्विस एक लेवल आगे चला जाता है। प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? यानी ये मेरा जो लेयर है, ये मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस है, ये प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस में ये लेयर आ जाता है। सो it provides environment for building, testing and deploying software applications without focusing on managing underlying infrastructure। यानी मुझे ओएस भी मैनेज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं ओएस डालूंगा तो ओएस मुझे मैनेज करना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में ओएस मुझे मैनेज करने की जरूरत नहीं है, ये मुझे एनवायरनमेंट रेडी मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसके और टूल्स रेडी मिलेंगे, एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स और टूल्स रेडी मिलेंगे। मुझे सिर्फ अपना एप्लीकेशन लेके आना है, डिप्लॉय कर देना है, दैट्स ऑल, एंड एवरीथिंग इज अप एंड रनिंग। तो भाई सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या है? तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में ये तो सारा अंडरलाइंग एनवायरनमेंट है, प्लस एप्लीकेशन भी होस्टेड मिलती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ऑफिस 365 का, ठीक है? तो ऑफिस 365 मुझे नहीं लेना है ऑफिस, फिर उसे एक सर्वर पे डिप्लॉय करना है, यूजर्स के मशीन पे डिप्लॉय करना है। यूजर के मशीन पे तो वैसे ही डिप्लॉय करना पड़ेगा, लेकिन मुझे ना ही टीम्स का सर्वर मैनेज करना है, ना ही ईमेल सर्वर एक्सचेंज का मैनेज करना है, सारा माइक्रोसॉफ्ट टेक केयर करेगा। मुझे सिर्फ सर्विस ले लेनी है एंड आई एम अप एंड रनिंग, राइट? सो users connect to use cloud-based apps over the internet. For example, Microsoft 365 apps, email and calendars. ये हमको सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मिलती है। अगर हम सर्विस कंपैरिजन करें तीनों के बीच में, सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस इज मोस्ट फ्लेक्सिबल। यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हार्डवेयर हमारे एप्लीकेशंस के लिए, यानी अंडरलाइंग हार्डवेयर हमारे कंट्रोल में रहेगा। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की बात करें, सो इट फोकसेस ऑन एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट। प्लेटफॉर्म मैनेज्ड होता है और हैंडल्ड होता है बाय क्लाउड प्रोवाइडर, और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पे एज यू गो मॉडल में काम करता है। सो यूजर्स पे फॉर द सॉफ्टवेयर दे यूज ऑन अ सब्सक्रिप्शन मॉडल, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ऑफिस 365 हो गया, या समझो मुझे नेटफ्लिक्स चाहिए, ठीक है? तो नेटफ्लिक्स क्या है? एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है, वो कैटेगरी ओटीटी है उसकी, लेकिन मॉडल क्या है? सर्विस डिलीवरी का। सो उसका सर्विस डिलीवरी का मॉडल है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बना दिया है क्लाउड पे, आप अभी उसे यूज कर सकते हो, आप अपना पैसा दो मंथली, ईयरली, और उसे यूज करते रहो। सो दैट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट्स है? यस, कैन आई हैव अ confirmation? हाँ संतोष सर, इसमें एक एक वर्ड है, एक गवर्नेंस 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 करके कुछ गवर्नेंस, वर्ड है। हाँ गवर्नेंस। गवर्नेंस, तो उसमें क्या रहता है? ये ऑफिस 365 में भी आता है, सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस। गवर्नेंस गवर्नेंस, हाँ। यानी कंट्रोल करने का, आपका डेटा कैसे काम करेगा, डेटा क्या, डेटा का क्या होना चाहिए, कौन एक्सेस कर सकता है, किसको भेज सकता है वगैरह। कौन एक्सेस कर सकता है, दैट इज सिक्योरिटी। किसको भेज सकता है उस डेटा, उसके पास डेटा है तो उसका क्या होना चाहिए, ठीक है? दैट इज गवर्नेंस। आप उसे कैसे कंट्रोल करते हो, दैट इज गवर्नेंस। बेसिकली उसको कंट्रोल कैसे करना है, वो सब पॉलिसीज उसके अंदर रहेगा, अच्छा है। हाँ, मतलब पॉलिसीज़ हम सिक्योरिटी डेटा को देते हैं सिक्योरिटी के थ्रू। गवर्नेंस मतलब हम कैसे कंट्रोल करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप कोई ऑफिस में काम करते हैं, हम कोई बैंक में जाते हैं, तो बैंक कैसे चलेगा उसे हम गवर्नेंस बोलेंगे। लेकिन उसका लॉकर कैसे रहेगा, पैसा कैसे सर्व रहेगा, वो सिक्योरिटी हो गई, ओके, ओके। ठीक है? उसे हम जैसे मैनेज करेंगे ना, मैनेजमेंट को हम गवर्नेंस बोलते हैं। तो डेटा ओके, मैनेजमेंट या एप्लीकेशन यूजर मैनेजमेंट को हम गवर्नेंस बोलते हैं। ओके, ठीक है। तो हमको सारे रिपोर्ट्स मिलते रहेंगे, भाई इस यूजर ने डेटा इसको भेजा है, ठीक है? फॉर एग्जांपल हम्म, जैसे हम्म, डीएलपी है, तो डीएलपी क्या है? एक गवर्नेंस का हिस्सा है, ठीक है? डीएलपी आपका सिक्योरिटी का हिस्सा नहीं है। आप सिक्योरिटी देते हो, डेटा को प्रोटेक्ट करते हो, लेकिन डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए आप जो डीएलपी अप्लाई करते हो, वो
सिक्योरिटी के अंदर प्रोडक्ट सिक्योरिटी का है, लेकिन जब आप उसे कंट्रोल करने की बात करते हो तो उसे हम गवर्नेंस बोलते हैं। दोनों साथ में काम करती हैं चीजें, हाँ, राइट कंप्लायंस, राइट। गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी। हाँ, पूरा ऑप्शन है एक, सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस। ओके। ठीक है, जसपाल सर एक्सपर्ट है इसमें, हम उनसे पूछ लेते हैं, सलाह ले सकते हैं उनसे। करेक्ट जसपाल सर? જસપાલ સર છે આમાં? નથી? यस, कॉल पे तो थे, ज्वाइन किया था, पता नहीं ड्रॉप हो गए शायद। नहीं है शायद। हाँ, उनको शायद ये सारे कंसेप्ट, हाँ नहीं है, ये कंसेप्ट पता है। ठीक है, हम आगे चलते हैं दूसरे डेक पे। ઓફિસ 365 ઉપર પણ વર્ક કરે છે જસપાલ સર? ઓફિસ 365 પર ઉપર પણ વર્ક કરે છે? એમને જો પ્રોજેક્ટ મેનેજરને બધું નોલેજ હોય, બસ એક બેસીને કન્ફિગરેશન ના કરે, એને ઓવરઓલ બધું ખબર હોય કન્સેપ્ચ્યુઅલી। હા ભાઈ, એમને કહેશો કે અહીંયા જઈને આ સ્ટેપ કન્ફિગર કરવાનું છે તો એમને નહીં ખબર હશે, બટ કન્સેપ્ચ્યુઅલી હી વિલ, કન્સેપ્ટ ખબર હશે? હા બધું કન્સેપ્ટ ખબર હશે। ઓકે, मतलब બધા જ ટેકનોલોજી ઉપર વર્ક કરે છે એ બી। Right, so in this module we'll talk about Azure architecture components, जिसमें हम regions and availability zone समझेंगे, subscription कैसे हैं, resource groups क्या है, कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग में क्या आता है, स्टोरेज में क्या आता है, आइडेंटिटी एक्सेस एंड सिक्योरिटी में क्या आता है, हम एक ओवरऑल कंसेप्ट समझेंगे बड़े लेवल पे। सो अगर हम अज्योर की बात करें तो अज्योर अकाउंट्स कौन से टाइप के हैं, तो एक तो आपका स्टैंडर्ड अज्योर अकाउंट है, पे एज यू गो मॉडल वाला, सर्विस यूज करो पैसा दो, ठीक है, वो हमारा पे एज यू गो मॉडल। एक फ्री अकाउंट आता है जो हमने सब्सक्राइब किया है, 30 डेज के लिए फ्री होता है, ठीक है। उसके बाद वो स्टैंडर्ड अकाउंट में आपको कन्वर्ट करना पड़ता है अगर आपको यूज करना है तो, पे एज यू गो मॉडल में। एक अज्योर फ्री स्टूडेंट अकाउंट होता है जिसमें आपको प्रूव करना पड़ता है जहाँ पे भी अज्योर अफिलिएटेड है वो उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, तो आपको 1 ईयर तक अज्योर फ्री अकाउंट देता है। फ्री इन द सेंस कैसा होता है, उसमें आपको एवरी मंथ $100 का बैलेंस मिलेगा, उसे आप यूज कर सकते हो, मतलब अप्रोक्स 7,500 रुपए मिलेंगे, उसमें आप यूज कर सकते हो, प्ले कर सकते हो। उसके ऊपर जाएगा तो पैसा लगेगा आपको, या तो टेम्पररी सस्पेंड हो जाएगा। दूसरा माइक्रोसॉफ्ट लर्न सैंडबॉक्स आता है। माइक्रोसॉफ्ट लर्न, जैसे मैंने कल एक लिंक शेयर की थी, वो माइक्रोसॉफ्ट लर्न की थी, तो आप वहां पे जाके पढ़ोगे तो माइक्रोसॉफ्ट कुछ स्टेप्स करने को बोलेगा। तो आपके पास अगर अज्योर अकाउंट नहीं भी है, लेकिन आपके पास आउटलुक या लाइव आईडी है, तो आप सैंडबॉक्स में लॉग इन कर सकते हो वहीं से, और वहां पे स्टेप्स परफॉर्म कर सकते हो सैंडबॉक्स के सब्सक्रिप्शन पे। इसके अलावा अज्योर पास आता है। सो अज्योर पास में क्या होता है, आपको एक वाउचर मिलता है, अगेन वो 28 to 30 डेज के लिए वैलिडेट होता है, एंड उसमें आपको $100 वाला भी आता है और $200 वाला भी आता है। तो जैसे $100 वाला हो गया भाई 800 to 1000 रुपीज का है, $200 वाला हो गया 1500 या 1800 रुपीज का है, ठीक है। जो $200 वाला है वो 1500 to 2000 रुपीज का आता है। तो आप अज्योर पास ले सकते हो, उसमें आपको 30 डेज मिलेंगे और इतना बैलेंस मिलेगा, आप कुछ भी रिसोर्सेज स्पेंड करो, सर्विसेज यूज कर दो, यूज कर सकते हो। लेकिन अज्योर फ्री अकाउंट में और अज्योर पास में एक अंतर है, अज्योर पास में आपको सारी सर्विसेज नहीं मिलती है, 80% सर्विसेज ही मिलती है, जबकि अज्योर फ्री अकाउंट में आपको 100% सारी सर्विसेज मिल जाती है, ठीक है, ये सारी सर्विसेज मिलती है। अभी दूसरा यहाँ पे एक लैब है, हमको अज्योर फ्री अकाउंट कैसे क्रिएट करना है वो हमने कल ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। सैंडबॉक्स हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे, ठीक है, हम सैंडबॉक्स एक्टिवेट नहीं करेंगे। आपको अगर अज्योर लर्न पे जाना है तो आप एक्टिवेट कर सकते हो। अभी अगर हम अज्योर के आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स की बात करें तो हमारे पास अज्योर रीजन है, रीजन पैड्स है, सोवरेन रीजन्स है, अवेलेबिलिटी जोन्स है, अज्योर के डेटा सेंटर्स है, अज्योर रिसोर्सेस है, रिसोर्स ग्रुप्स है, सब्सक्रिप्शंस है,
मैनेजमेंट ग्रुप्स है, एक्सेट्रा। और हम इनकी हायरार्की भी देखेंगे, भाई रिसोर्स ग्रुप कहाँ आता है, सब्सक्रिप्शन कहाँ आता है, मैनेजमेंट ग्रुप्स कहाँ आता है, ठीक है, कैसे डिफाइन होता है। सो अगर हम रीजन की बात करें तो रीजन क्या है? सो अजूर के जो रीजन है यहाँ पे जो भी दिख रहे हैं ब्लू, डार्क ब्लू, ठीक है, अवेलेबल रीजन, अवेलेबिलिटी जोन है जहाँ पे ब्लू डॉट और बीच में व्हाइट स्पेस है, ठीक है, वो अवेलेबिलिटी जोन है। और ये अनाउंस्ड रीजन है जहाँ पे डॉटेड सर्कल है, जैसे मैक्सिको सेंट्रल हो गया, यहाँ न्यूजीलैंड नॉर्थ हो गया, ठीक है, यहाँ कतार सेंट्रल हो गया, इजराइल सेंट्रल हो गया, स्पेन सेंट्रल हो गया। तो ये अनाउंस रीजन क्या है, मतलब यहाँ पे अजूर के डेटा सेंटर्स आ रहे हैं, यहाँ अजूर के रीजन्स आ रहे हैं। तो रीजन क्या है? पहले तो बेसिकली रीजन वन और मोर डेटा सेंटर्स का एक क्लोज लोकेशन होता है, उसे हम एक अजूर रीजन बोलते हैं, रीजन, अजूर रीजन बोलते हैं। तो अगर अजूर की बात करें, सो अजूर ऑफर्स मोर ग्लोबल रीजन्स देन एनी अदर क्लाउड प्रोवाइडर, ठीक है, सबसे ज्यादा रीजन्स अजूर के हैं कंपेयर टू एडब्ल्यूएस आल्सो। तो अजूर के पास 60 प्लस रीजन्स है एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग ओवर 140 कंट्रीज, ठीक है, 60 प्लस रीजन्स है, 140 कंट्रीज में स्प्रेड है, ठीक है। सो इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केल टू रिड्यूस कस्टमर लेटेंसी, हमको फ्लेक्सिबिलिटी देता है और स्केलेबिलिटी देता है, और कस्टमर लेटेंसी भी रिड्यूस करता है, मतलब कस्टमर उसके नजदीक के लोकेशन वाला रीजन एक्सेस कर सकता है। दूसरा बेनिफिट क्या है? इट प्रिजर्व्स डेटा रेसिडेंसी विद अ कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लायंस ऑफरिंग। सो डेटा रेसिडेंसी रिड्यूस कर देता है, कंप्लायंस ऑफरिंग मतलब आपको फिजिबिलिटी मिलती है कि आप भले समझो जैसे आप बैठे हो यूएस में, लेकिन आपकी कंपनी सिचुएटेड है ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया का लॉ लॉ ये कहता है कि अगर आपकी कंपनी है तो आपका डेटा ऑस्ट्रेलिया में ही रहना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन आप अकाउंट बना रहे हो यूएस में बैठ के, तो आप भले अकाउंट यूएस से बैठ के बनाया है, लेकिन आप वहाँ पे अज़ूर के अंदर जाके ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट करते हो, आपका डेटा ऑटोमेटिकली ऑस्ट्रेलिया के डेटा सेंटर में जाके लैंड हो जाएगा। तो आपका कंप्लायंस और डेटा रेसिडेंसी अज़ूर मैनेज कर लेता है। अगर हम अभी अवेलेबिलिटी ज़ोन्स की बात करें, सो अवेलेबिलिटी ज़ोन क्या है? भई एक ही अज़ूर रीजन में, जैसे अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में अज़ूर रीजन साउथ सेंट्रल है, यानी पुणे में है, चेन्नई में है और हैदराबाद में है प्रोबेबली, आई डोंट रिमेंबर, ठीक है? मतलब जैसे अगर साउथ सेंट्रल रीजन है पुणे का, तो उसमें 3 डिफरेंट डेटा सेंटर होंगे थोड़ी दूर पे। अब ये थोड़ी दूर कितनी होती है? इट इज़ एप्रॉक्स 500 मीटर्स टू 1 किलोमीटर, 500 मीटर्स टू 1 किलोमीटर। यानी अगर मेरा एक अवेलेबिलिटी ज़ोन डाउन हुआ बाय चांस, किसी भी रीज़न से, पावर कट के वजह से या उस बिल्डिंग में आग लग गई, तो दूसरे अवेलेबिलिटी ज़ोन पे मेरी सर्विसेज़ चालू रहेगी, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट चालू नहीं रहेगी। बाय डिफ़ॉल्ट चालू नहीं रहेगी, हमको ये ऑप्ट करना पड़ता है, इसका कॉस्ट लगता है। मतलब क्या है, भई मैंने यहाँ पे एक वेब सर्वर बनाया है अवेलेबिलिटी ज़ोन 1 में, तो मुझे चाहिए भई अवेलेबिलिटी ज़ोन में भी उसकी एक रेप्लिका रहे, ताकि ये डाउन हो जाए, तो यहाँ से मेरी सर्विसेज़ चलती रहे, तो मुझे 2 सर्विसेज़ का पैसा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भई यहाँ पे भी तो मैं रिसोर्सेज़ यूज़ करूँगा, भले मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, रिसोर्सेज़ तो यूज़ होंगे, राइट? सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डाउन टाइम ड्यू टू डेटा सेंटर फेलियर, फिजिकल सेपरेट डेटा सेंटर्स विदिन द सेम रीजन, ईच डेटा सेंटर इज इक्विप्ड विद इंडिपेंडेंट, मतलब इस हर एक डेटा सेंटर का खुद का इंडिपेंडेंट पावर रहेगा, इंडिपेंडेंट कूलिंग रहेगा एंड इंडिपेंडेंट नेटवर्किंग रहेगा, एंड दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू अ प्राइवेट फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है प्राइवेट फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के साथ। अभी हम रीजन पेयर्स की बात करें, रीजन पेयर्स की, तो रीजन पेयर्स क्या है? सो जैसे ये मेरा नॉर्थ सेंट्रल यूएस है, उसका पेयर है साउथ सेंट्रल यूएस। यानी अगर मेरा गलती से रीजन डाउन हो गया, तो मेरी सर्विसेज यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। सो एटलीस्ट 300 माइल्स, 300 माइल्स की दूरी पे है, यानी 300 माइल्स यानी कितने हुए? कौन बताएगा? कुंदन एक्सपर्ट है,
कैलकुलेट करने में, राइट? कितना हुआ? लगभग उधर 300 किलोमीटर समथिंग अराउंड अप्रोक्स 500 किलोमीटर हुए, 482 किलोमीटर हुए, ठीक है, अप्रोक्स 500 किलोमीटर, यानी 500 किलोमीटर की दूरी पे दूसरा रीजन होगा, उसके साथ उसका पैरिंग रहेगा। और जो पैरिंग है, यानी यहाँ पे जो भी सेव हो रहा है उसका रेप्लिकेशन यहाँ होता रहेगा, वो माइक्रोसॉफ्ट करेगा, उसका हमसे पैसा नहीं ले रहा है, ठीक है, इनडायरेक्टली ले रहा है, लेकिन वो माइक्रोसॉफ्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो रीजन को अप रखना माइक्रोसॉफ्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो ऑटोमेटिक रेप्लिकेशन होता रहता है सर्विसेज का। प्रायोरिटाइज रीजन रिकवरी इन द इवेंट ऑफ आउटेज एंड अपडेट्स आर रोल आउट सिक्वेंशियली टू मिनिमाइज डाउन टाइम। सो अगर मेरा अपडेट आ रहा है कोई भी, तो यहाँ पे अपडेट होगा, तो यहाँ पे अपडेट नहीं होगा, पहले वो यहाँ पे अपडेट करेगा, यहाँ पे सारे सर्वर्स अपडेट हो गए, फंक्शनिंग में कोई इशू नहीं है, तभी वो दूसरे रीजन पे अपडेट मारेगा, ठीक है। इस तरह हमारा रीजन्स का पैर काम करता है। अभी हम सोवरेन रीजन्स की बात करें तो सोवरेन रीजन्स क्या है? सो सोवरेन रीजन्स स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं, जिसमें पब्लिक के लिए अवेलेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूएस गवर्नमेंट का सर्विसेज है, सो मीट्स द सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस नीड्स ऑफ यूएस फेडरल एजेंसीज, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स एंड देयर सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स। अज़ूर गवर्नमेंट के लिए बना हुआ है, सो सेपरेट इंस्टेंस ऑफ अज़ूर, मतलब इस इंस्टेंस पे आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, ये कंप्लीट डिफरेंट एक्सेस होता है, मतलब इसका यूआरएल भी डिफरेंट होगा। यहाँ अगर यूआरएल सेम होगा तो बैकग्राउंड में इस तरह बना होगा कि आपको बैकएंड से जैसे ही आप लॉगिन करोगे, आपको दूसरे इंटरफेस पे लेके चले जाएगा या दूसरे पोर्टल पे नेविगेट कर देगा। सो ये फिजिकली आइसोलेटेड होता है फ्रॉम नॉन यूएस गवर्नमेंट, यानी नॉर्मल अज़ूर डेटा सेंटर से ये अलग रहता है। एक्सेसिबल ओनली टू स्क्रीन्ड एंड ऑथराइज्ड पर्सनल, मतलब ये किसको एक्सेस मिलेगा? जिसने अपना वैलिडेशन प्रूव किया है, भाई नहीं मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से हूँ, उसका बैकग्राउंड वेरीफाई होगा, ऑर्गेनाइजेशन वेरीफाई होगा, नहीं भाई ये डिफेंस का बंदा है या फेडरल एजेंसी का बंदा है, उसको ही एक्सेस मिलेगा, इसको बाकी किसको मिलेगा नहीं। इसी तरह यूएस गवर्नमेंट के अलावा अज़ूर चाइना भी है, ठीक है। सो Microsoft is China's first foreign public cloud service provider in compliance with government regulations. So Azure China features क्या है? Physically separated instance of Azure cloud services operated by 21 ViaNet. So वहाँ का एक सर्विस प्रोवाइडर है 21 ViaNet, उसके थ्रू ऑपरेट करता है। All data stays within China to ensure compliance. So वहाँ का डेटा सारा चाइना में रहता है, चाइना गवर्नमेंट का, और उनके पास कंट्रोल भी रहता है ताकि उनका कंप्लायंस बना रहे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट्स? यस, ओके राइट। सो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। क्या और कवर कर लूं थियरी में फटाफट?